गुड आफ्टरनून स्वाति, राधिका, गुड आफ्टरनून सर। रवि, दीपक, मनु, उमंग, मुस्कान, अनमोल। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रिया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड देन कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटिंग अरेंजमेंट। सर इसकी वर्कशीट भी मिल जाएगी ना आज? वर्कशीट आपको मिल जाएगी, मैंने मैम को सेंड कर। थैंक यू सर। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन किया था? ये वाला कंप्लीट किया था हमने। वेट फॉर हेल्प करके था ना वो लास्ट क्वेश्चन, वही था सर। चेंज द वर्ल्ड करके ये था क्या? चेंज द वर्ल्ड ये हो गया था सर। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना। ठीक है, पहले ट्राई करो इसका लॉजिक समझने का सभी लोग। इसके लॉजिक को समझने का ट्राई करो सब लोग एक बार। ओके, ओके राजू। और बाकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की? ठीक ठाक चल रही है सर। मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट किया आप लोगों ने? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रितेश। सर आप देख रहे जी क्या कर रहे थे? अच्छा, सैटरडे को तो मिले थे अभी लास्ट, अब तो रेगुलर क्लास है 3 दिन आप। ठीक है ना, इसलिए अच्छा चलो देखते हैं। पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टुडे पॉजिटिव डिसेंट साउंड, तो यहाँ पर आप देखो कैसे आप पता लगा सकते हो क्या चीज हो सकती है। देखो पहले तो यहाँ पर 6675 या 6655 नंबर तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो या तो एक चीज हो सकती है इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है। तो अगर डायरेक्ट नंबर होते तो 5568 होता, तो 5568 नहीं होकर कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पर एक इंक्रीज दिख रहा है 6, 6, 5 और 7। ये चीज दिखाई दे रही है। हाँ, ये चीज दिखाई दे रही है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो नंबर है, ये जो नंबर है उसको कैसे लिखा है? अगर इवन है तो क्या किया है इन्होंने? -1 किया है, और अगर नंबर ऑड है तो इन्होंने क्या किया है? +1 किया है। समझ में आई ये बात? नंबर वाला कॉन्सेप्ट पता चला क्या सभी लोगों को? ठीक है, अब जैसे राधिका ने पहले बता दिया कि सर सिंबल का कॉन्सेप्ट वोवल से जा रहा है, तो देखते हैं। जैसे कि इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो इसका कोड होना चाहिए 6 और 6 नंबर के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर वोवल देखो कितने हैं? 1 है, इसके अंदर वोवल 2 है। ठीक है, तो देखते हैं एक वोवल का क्या है। इससे हमें क्लियर नहीं होगा क्योंकि देखो इसके अंदर भी 2 वोवल है, इसके अंदर भी, इसके अंदर तो 4 वोवल है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 वोवल वाला भी है और 2 वोवल वाला भी है, 1 वाला भी है और 2 वाला ये है, 2 वाला ये है। ओके ओके, 2 वाले 3 है हमारे पास, करेक्ट। इसमें ओ और यू, इसमें 2 बार ई और इसमें ओ और ए।
तो 2 वॉवल वाले 3 है हमारे पास, तो मतलब 3 सेम होने चाहिए। देखते हैं यहाँ पर एट द रेट एट द रेट एट द रेट, तो देखो ये यहाँ पर क्या मालूम पड़ा कि जहां पर 2 वॉवल है उसका कोड क्या होगा, एट द रेट होगा। वहीं पर अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका 4 वॉवल दिख रहे हैं तो 4 वॉवल के लिए क्या यूज किया है इन्होंने, 4 वॉवल के लिए क्या है, जैसे यहाँ पर ओ है, 2 बार आई है, 1 बार ई है, तो क्या यूज किया उसके लिए, एंड। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव का कोड है वो ये वाला है, मतलब बेसिकली वैसे ही मालूम पड़ जाता, एंड 7b। अब इस पे फोकस करते हैं एंड 7b पे और देखते हैं ये बी कैसे बनेगा। जैसे राधिका ने पहली आंसर कर दिया सर, जो लास्ट है तो लास्ट लेटर में 3 लेस होगा, वाह राधिका। ठीक है, सब लोग एक बार क्लैपिंग करो तो राधिका के लिए, राधिका को काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, बहुत अच्छी राधिका। तो यहाँ पर जो बी है उसका क्या किया है, जो लास्ट लेटर है बी, इसको -3 कर दिया है, तो ई -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या सेम चीज सबके संग है, तो वाई को 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका वी आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला इसका कोड हो गया टुडे के लिए। सिमिलरली अगर आप टी की बात करोगे डिसेंट में, तो टी से 3 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और अगर डी से कम करोगे तो ए आ जाएगा। मालूम पड़ गया पूरा कोड, पूरा कोड मालूम पड़ गया, समझ में आ गया। बताओ भाई सब लोग, अनमोल, दीपक, इंदु, कृतिका, मनीषा, मनु, प्रेरणा, पूर्वी, रवनीत, रितेश, रिया, सोनाली, स्वाति, उमंग। सर एक बार ये अल्फाबेट का बताना कि कैसे आया। देखो सबसे पहले वोवल का समझ में आया होगा, वोवल क्या है, वोवल डिपेंड कर रहा है, सॉरी वोवल नहीं, जो सिंबल है वो डिपेंड किस पे कर रहा है आपका, वोवल्स पे, नंबर ऑफ वोवल्स पे। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो नंबर है ये है, अगर ऑड है तो +1, इवन है तो -1। उसके बाद ये जो अल्फाबेट डिपेंड कर रहा है, ये जो लास्ट वाला है किसी भी वर्ड में, जैसे टुडे लिखा है तो टुडे में लास्ट वाला अल्फाबेट क्या है, वाई। वाई की पोजीशन क्या होती है 25, तो 25 में से अगर आप 3 कम कर दोगे राधिका उमंग, तो 20 में 3 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा 22। 22 पोजीशन पे क्या आता है, वी आता है, तो वो ये रहा। ओके ओके सर, हाँ ठीक है सर। सर यस प्रेरणा, @2 वॉवल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। देख लो आप एक बार, मैंने लिखा था इससे पहले, देखो यहाँ पर ओ और ए 2 वॉवल्स हैं, हाँ @2 वॉवल्स ही इस्तेमाल हुआ है, देख लो चेक कर तो लो सर आप। अगर फॉर एग्जांपल इन डिसेंट ई को ही 2 बार ही रिपीट किया गया तो उसको भी हम 2 ही मानकर चलेंगे। जी जी, वो 2 वॉवल है, मतलब 2 अलग, 2 बार वॉवल आ रहा है, चाहे वो सेम हो चाहे अलग अलग हो। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से पिकनिक टाइम का बना लेंगे हम लोग। देखो पिकनिक टाइम का कैसे बनाएंगे, पहली बात तो इसमें आपके कितने वॉवल्स है, 2 वॉवल्स हैं, तो @ लग जाएगा, 6 लेटर्स है तो 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में से अगर आप 3 घटा दोगे तो क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर 3 अगर घटा दोगे तो क्या आएगा आपका इसका आंसर, सर जेड। हाँ अगर आप बेसिकली सी है तो सी में से आप 3 कम करोगे तो ये सबका जेड आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है TIME, ये क्या है आपका 4 है, इसको 1 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बट यहाँ पर कितने वॉवल्स है, 2 वॉवल्स है, 2 वॉवल्स की अभी हम सर्च कर चुके हैं ना, @ ठीक है। अब देखो @5 अब @5 ये है, @3 ये है, ठीक है। बट यहाँ पर सारे ऑप्शंस पे ए दिया हुआ है, तो सी में से अगर आप 3 पोजीशन पे आता है, इसमें से अगर आप 3 घटाते हो तो 0 आता है, तो या तो ये Z हो सकता है, ए तो हो नहीं सकता, ठीक है। या फिर ये हो सकता है 0 के लिए ये कोई भी डिफाइन नहीं कर रहे, तो ए जहां पे आ रहा है वो तो सारे गलत है 5 के साथ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये वाला आपका कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा, तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है, ये आंसर 5 बोल रहे हैं और 0 के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, ठीक है। क्योंकि बाकी चीजों की तो हमें पता ही है, ये हो जाएगा आपका @3
और ई में से 3 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बट जेड का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने कहीं नहीं दिया, और कैनॉट बी डिटरमाइन देने के बाद ये लोग ये बता रहे हैं कि 0 का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बना रहे ये लोग। समझ में आया? तो Z होता तो सही होता ना ये हाँ जेड होता आंसर? तो वो करेक्ट, हाँ जेड होता तो वो करेक्ट होता। तब तो नंबर 2 हो Yes. जाता ना ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में तो ए है ना। नहीं सर, तब होता अगर जेड होता तो। जेड होता, जेड तो किसी में है नहीं ना, तो ऐसे कैसे ऑप्शन आप बता सकते हो? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अगर 5Z होता ना, अगर होता तो ऑप्शन 2 हो जाता, वही बोल। हाँ हाँ मतलब वही। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग ही है कृतिका। ठीक है चलो बताओ, which of the following code represents the code @fb? @ के लिए 2 वॉवल चाहिए। v का मतलब क्या हुआ, लास्ट में क्या आना चाहिए, uv wx y, लास्ट में y तो इन तीनों में ही आ रहा है। बेसिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अगर 5 हुआ है तो या तो इसमें 6 होंगे, तब एक कम हुआ होगा 5। ठीक है, क्योंकि 4 से 5 नहीं हो सकता, 4 से 3 होगा, तो 6 से 5 होगा तो संडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे नहीं होगा। अब बात आई है तो संडे होगा या मंडे होगा। ठीक है, @ मालूम पड़ गया तो अब बी मालूम पड़ गया, 5 मालूम पड़ गया। अब @ के लिए क्या होता है, 2 वॉवल चाहिए थे, तो इसमें भी 2 वॉवल है और इसमें भी 2 वॉवल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइदर संडे और मंडे। आया समझ में? सर ये नंबर का कैसे थे एक बार बताएंगे? नंबर का था, अगर वर्ड के अंदर, किसी वर्ड के अंदर इवन लेटर्स हैं तो -1 कर रहे थे, अगर ऑड लेटर्स हैं तो +1 कर रहे थे। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो थर्टी थ्री देखो, परफेक्ट 7 है, तो 7 के लिए क्या कर दोगे आप, ऑड की +1 कर दोगे तो 8। अब इसके अंदर वॉवल्स कितने हैं, ई 2 है, @ और टी है, तो टी कितनी पोजीशन पे आता है, 20 पे, 20 पे 3 कम करोगे 70, 17 पे क्या आता है, क्यू। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है चलो, तो ये था आपका क्या, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से इसमें क्या अप्रोच लगानी है। हम लोगों ने न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न दोनों देख लिए। क्या यहां तक सबको क्लियर है? आज आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना उसकी अच्छे से। ये क्लास पीपीटी भी मिल जाएगी, इसको भी गो थ्रू कर लेना। अभी ये ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है कि वो कुछ भी नया कभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये कभी भी नेसेसरी नहीं होगा कि वो डिफिकल्टी हो। जैसे कि क्लॉक कोडिंग डिकोडिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेंस में, एसबीआई में, बड़ा अच्छे, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो शायद पहले इस टाइम पे आपको समझ में नहीं आया कि करना क्या है, लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा तो आप कहोगे इतना इजी है। लेकिन पॉइंट ये होता है कि जब कोई चीज नई नई आती है ना, तब उसे जो फर्स्ट टाइम में समझ पाता है वो मैटर करता है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को एक बार आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, इसको एनालाइज करो। ठीक है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, कि डायरेक्शन को ढंग से पढ़ना और डायरेक्शन का मीनिंग को समझना। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन को स्किप कर दोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो आप क्वेश्चन को भूल जाओ। ठीक है, मैं भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं देखता हूं कितने लोग इसमें अच्छी अप्रोच लगा सकते हैं।
ओके, लग रहा है किसी को आइडिया? राधिका, उमंग सर, इसमें ऐसा होगा क्या? 2 मीन्स 10 मिनट्स, 2 मीन्स 10 मिनट्स। देखो अभी 2 मीन्स 10 मिनट्स लेना है या 2 मिनट्स आवर, 2 मीन्स को 10 मिनट लेना है या 2 को आवर लेना है, वो भी आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है राधिका। ठीक है, जैसे काफी लोगों का आंसर आ रहा है, प्रेरणा का, मनु वाले का आंसर आ गया। देखते हैं ये लोग कितने अच्छे से समझ पाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सक्लेमेशन का मतलब होगा या तो आवर या मिनट एंड। ठीक है, एक्सक्लेमेशन जहां भी यूज होगा उसका मतलब होगा या तो आवर एंड या मिनट एंड। किस पर है? आपकी 2 पर है। उसके बाद ये एंड, इसका मतलब क्या होगा? सी होगा क्या आंसर सर? देखते हैं बेटा, आइदर आवर एंड और मिनट एंड किस पे है? आपकी 9 पे। सिमिलरली इसका मीनिंग क्या होगा? आइदर आवर एंड और मिनट एंड आपका किस पे है? 6 पर है। ठीक, उसके बाद इसका मतलब क्या होगा? आइदर आवर एंड और मिनट एंड आपकी किस पर है? 7 पर है। एट द रेट का मतलब क्या होगा? आइदर द आवर एंड और मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑन 4। ठीक है, अब देखो एग्जांपल दे रहा है इन्होंने कि अगर इस तरीके से आपको कोई टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा वो समझो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था आपकी जो सुई है बड़ी वाली, घंटे की सुई या मिनट की सुई 9 पर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम जब आप किसी को बताते हो तो आप पहले घंटा बताते हो फिर मिनट बताते हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने इसी तरीके से कर रखा है 9:30 पर, मतलब पहले घंटा बता रखा है कि कितने, जो सुई है वो कितने आवर पर है और वो कितने मिनट है। तो अगर फॉर एग्जांपल क्लॉक में ये वाली सुई 9 पर है और इसे आवर एंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो डॉलर है, डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मिनट एंड और क्लॉक एंड है वो 7 पर है। तो अगर मिनट एंड 7 पर होगी तो वो 35 को दर्शाएगी, 35 को रिप्रेजेंट करेगी। तो टाइम कितना हो रहा है? 9:35। करेक्ट, समझ में आ गया? ये इंस्ट्रक्शन से समझना था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन विल लीव फॉर दिल्ली एवरी 30 मिनट्स, मतलब हर 30 मिनट के बाद एक ट्रेन दिल्ली की निकलती है। द इंक्वायरी डिपार्टमेंट टोल्ड द पैसेंजर दैट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। मतलब अगर मैं इंक्वायरी ऑफिस में गया और मैंने पूछा कि दिल्ली की ट्रेन कितने बजे निकली थी पिछली, तो उन्होंने बताया 20 मिनट पहले ही निकली है। मतलब क्या है कि 10 मिनट बाद एक और ट्रेन आने वाली है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट ट्रेन विल बी एट दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आइदर द आवर एंड ऑफ मिनट एंड 9:30। 9, इसका मतलब क्या है? 6 पे, मतलब 9:30। मतलब जो अगली ट्रेन है वो 9:30 पे आने वाली है। इसका मतलब मैं इंक्वायरी करने पहुंचा कितने बजे? 9:20 पर। 9:20। और जो ट्रेन निकल कर गई है वो 9 बजे निकल कर गई है। काफी सारी चीजें मालूम पड़ गई। ये इंक्वायरी का टाइम, ये ट्रेन जो पिछली निकली है। 6:45 भी हो सकता है क्या? कैसे? किसका? नहीं, वो बता तो रहा है यहाँ पे उमंग ये बता तो रहा है कि पहले हम घंटे के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि 9 का मतलब आवर ही तो हुआ, और सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिनट के हिसाब से। तो जब उन्होंने एक क्वेश्चन में एग्जांपल दे दिया बेटा, तो फिर कंफ्यूज नहीं कर सकते आप। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है फर्स्ट सिंबल शोज आवर बाय सेकंड, सेकंड रिप्रेजेंट मिनट एंड। करेक्ट। अब देखते हैं आगे। ओके, at what time inquiry department give information to the passenger? 9:20। अब 9:20 कैसे बनाओगे? तो पहले एंड आएगा आपका, क्योंकि मुझे 9 पर चाहिए घंटे वाली सुई, और 20 का मतलब क्या होता है? 4 पर होनी चाहिए। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? एट द रेट। तो मनु वालिया ने सबसे पहले आंसर किया था और किसने किया था? प्रेरणा ने किया था। दोनों लोग सही थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सब लोगों को? ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ मेंस में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसी साल हुआ था क्या? इस साल नहीं आया था सब। 17 या 18 का है। क्लियर है सबको?
शिवानी दुबे, शिवानी, सोनाली, स्वाति का आ गया रिप्लाई। शिवानी एंड सोनाली क्लियर है आपको? वेरी गुड इंदु। चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे जब आपको सर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज दिस। तो इसका फॉर्मूला होता है विदाउट स्टॉपेज माइनस विद स्टॉपेज डिवाइड बाय विदाउट स्टॉपेज। बी आएगा सर। देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज 30 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज वाज 25 किलोमीटर पर आवर। सो फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर? तो 30 माइनस 25 अपॉन विदाउट स्टॉपेज 30 कितना आ जाएगा? 5/30। 5/30 मतलब क्या है? 1/6 and 1/6 of an hour is 10। इसका मतलब कितने देर की स्टॉपेज होगा? 10 मिनट का। तो 10 मिनट का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे बेटा? आइदर द आवर एंड मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑन 2। तो 2 का मतलब है तो 2 बजकर कुछ टाइम हो रहा होगा या 10 मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। कैसे हो जाएगा बेटा उमंग? बी कैसे हो जाएगा? सर बी मैंने बोला था, वो क्या कहते हैं उसको सर ये जो है ना 1/6 यहाँ तक। हाँ सर ये 1/6 मैंने उसको उसमें भी कन्वर्ट करा था। 1/6 ऑफ एन आवर होता है ना? हाँ वो मैंने नहीं करा था सर, बस वही मतलब 10 मिनट। क्लियर हुआ उमंग? ये आप भी आंसर करो। सर थोड़ा फॉर्मूले में इंसाइट देंगे क्या हो रहा है फॉर्मूले में? फॉर्मूले का मतलब ये है, बाकी डिटेल आपको सर बता देंगे, ये मैथ्स का टॉपिक है। विदाउट स्टॉपेज। अच्छा बस ये तो फिर ठीक है सर। हाँ यही फॉर्मूला, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सर आपको बता देंगे बाकी, ठीक है। सर नंबर सी का क्या बोल रहे थे आप? नंबर सी का मतलब ऑप्शन का क्या बता रहे थे? सी सही होगा आंसर। सर फिर से एक बार बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। पूरा बताना है क्या स्वाति कि सिर्फ ये क्वेश्चन बताना है? देखो इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, विदाउट स्टॉपेज माइनस विद स्टॉपेज डिवाइड बाय विदाउट स्टॉपेज। इससे क्या निकल आता है कि जब ट्रेन स्टॉपेज के साथ चल रही है तो कितने देर के लिए हॉल्ट लेगी किसी स्टेशन पर, ठीक है। तो जब विदाउट स्टॉपेज चल रही है ट्रेन तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। जब उसकी स्पीड, जब वो स्टॉपेज के साथ है तो 25 किलोमीटर पर आवर है एवरेज स्पीड। तो विदाउट स्टॉपेज अपॉन 30, तो ये क्या हो जाएगा? 5/30। 5/30 का मतलब क्या? 1/6। तो 1/6 ऑफ एन आवर का मतलब क्या हो गया? 10 मिनट्स। करेक्ट स्वाति? और 10 मिनट्स का मतलब क्या है? जो मिनट वाली सुई है वो कितने पे होनी चाहिए? 2 पे होनी चाहिए। तो 2 पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एक्सक्लेमेशन कर रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ अभी? क्लियर हुआ बेटा? सर आइदर द आवर और मतलब आइदर द आवर और मिनट हैंड इन ऑफ द क्लॉक इज ऑन 2 ना, तो फिर तो आपका आंसर क्या आ रहा है वो देखो ना।
सर बेसिकली इसमें यही हो रहा है कि 30 किलोमीटर 1 घंटे में चली तो 5 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगी, वो 5 किलोमीटर जो स्टॉप करेगी वो उसी का टाइम निकालना है। वो 5 मिनट नहीं है, वो एवरेज स्पीड होती है। नहीं नहीं, 5 किलोमीटर अगर वो रुकती नहीं तो 5 किलोमीटर और कवर कर लेती, तो वो टाइम जितना उसको 5 किलोमीटर कवर करने में लगेगा वही निकालना है। जी ठीक है। ये डायरेक्शन आपको इसलिए दिए गए हैं, आप समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज में। आपको ये पता होना चाहिए कि 1/6 का मतलब क्या होता है। 1/6 ऑफ एन आवर का मतलब क्या है? 10 मिनट्स होता है। तो 10 मिनट्स को क्या रिप्रेजेंट कर सकता है इसमें से? 10 का मतलब क्या होता है? ये अगर घड़ी बनी हुई है तो 10 मिनट्स का मतलब क्या होगा? यहां पर होगी। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है आपका 12, ये होता है 1, ये 2, तो 2 को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये तो कर रहा है, इसलिए आंसर है। समझ में आया रितेश? हाँ हाँ हाँ, कंफ्यूज हो गया। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 33। Okay. A flight was supposed to take off from Delhi airport to Chennai International Airport at this days. तो परसेंटाइल का मतलब पहले तो आवर होगा, तो परसेंटाइल का मतलब यहाँ क्या है? एट 4, मतलब 4:कुछ पर। तो डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा? 8, मतलब 4:40 पर। बट इट डिलेड बाई 45 मिनट्स बिकॉज ऑफ बैड वेदर। ओके, तो डिलेड बाई 45 मिनट्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4:40, तो 5:10 तो 5:15 पर, 5:15 पर। तो 5:25 पहला वाला होगा क्या सर? ए 45 मिनट, हाँ 5:25 होगा, सॉरी बेटा 5:25 मिनट डिले। मतलब पहले इतने बजे निकलती थी एज शेड्यूल टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन 45 मिनट लेट है तो 5:25 पर निकलने वाली है बिकॉज ऑफ बैड वेदर। If it takes 3 hours to reach its destination point, then at what time will flight arrive to Chennai International Airport? तो कितने 3 घंटे बाद? 8:25 6:25, 7:25, 8:25 पर पहुंचने वाली है। तो 8 के लिए मुझे आवर चाहिए, तो ये हो जाएगा एक तो डॉलर का साइन, डॉलर और 25 मिनट के लिए मुझे exclamation। 5 का साइन चाहिए, तो एक्सक्लेमेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, समझ में आया सब लोगों को? कोई डाउट है? रितेश, प्रेरणा, नहीं सर नहीं। दीपक? क्लियर है सर। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। आप लोग इस सैटरडे को क्लास अटेंड करने आए थे? सैटरडे नहीं नहीं सर। ये सैटरडे को क्लास तो पूरे सब लोगों के लिए थी। सी अगर होगा आप- क्या सर आए सर? थे। ठीक है, आप लोगों के बैच के लिए भी थी बेटा वो डिसीजन मेकिंग की क्लास। ठीक है, चलो देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन हॉल द मैक्सिमम एग्जाम टाइम वाज दिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 पर है वर्डिंग 3:20 और इसका मतलब क्या? 3:20 परसेंट। 3 घंटे 20 मिनट अलॉटेड थे, मतलब क्या सकते हैं 200 मिनट्स अलॉटेड थे पूरे एग्जाम के लिए। ठीक है, and Alok okay, and Alok has completed his exam in exactly this।
मतलब 2:20. 2 घंटे 20 मिनट में। एंड द स्टूडेंट राहुल हु फिनिश्ड फर्स्ट टुक दिस मच टाइम, मतलब 2 बज के 10 मिनट। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बिटवीन x एंड r? कि यहाँ पर x कौन है? Strict. और आर कौन है ये नहीं डिफाइन हो पा रहा था। ओके, तो आलोक और ये राहुल ही होगा, क्योंकि उन्हीं के बारे में बता रखा है ना, आलोक एंड राहुल। तो बेसिकली 10 मिनट का फर्क है। तो 10 मिनट का फर्क कैसे पता चलेगा? Asterisk. ठीक है, यहाँ पर आलोक और राहुल कर लेना। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ x एंड r, मतलब राहुल और, ठीक है, क्लियर सब लोग को? तो डिसीजन मेकिंग की जब क्लास हुई थी सैटरडे को, तो मैंने आपको वर्कशीट दी थी, आप लोगों ने करी थी ट्राई वर्कशीट उसकी? हाँ सर, कर ली। उसमें से समझ में आ रहे क्वेश्चन बन रहे थे? हाँ, हो गया पूरा। ठीक है, बहुत अच्छी इजी था सर वो तो। बात। इजी है वो टॉपिक, ठीक है नहीं है। 1 मार्क का आता है, बट ये है कि कवर तो करना ही है, बेस का टॉपिक है वो। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। एक मिसलेनियस टाइप का प्रॉब्लम और देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चलो देखो, ये आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलर वे में पहले तो डायरेक्शन को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करना। यहाँ पर ये सब ये बना हुआ है इस तरीके से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से। डिजिट में बताना है 5.21143। सर जो स्टेप सेकंड लिखा है इसमें आवाज आपकी कम आ रही थी। सर अभी आ रही है? हाँ बोलिए। सर ये जो सेकंड स्टेप लिखा है इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फॉलोड बाय मतलब सर ये मतलब ऑड नंबर आएगा पहले, मतलब आगे आगे ऑड नंबर होगा। ओके नहीं, आगे ऑड नंबर नहीं होगा। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऑड नंबर के आगे परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा परफेक्ट स्क्वायर आगे। फॉलोड का मतलब ये होता है और प्रीसीडिंग का मतलब पीछे होता है। सर इसमें लेट्स से 6 और 5 पे हमने कंडीशन लगाई स्टेप नंबर 1 का 6 + 5 = 11। तो अब हम 11 और 2 देखेंगे या 5 और 2 देखेंगे? 11 और 2 देखो। ओके ओके, इट्स गिवन एज वेल, मे बी गिवन हो। तो मेरा तो none of the above आ रहा है। अच्छा देखते हैं, ठीक है, पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। 32 है ना सर इसका तो?
देख लेते बेटा, आंसर नहीं पता मुझे। ठीक है, देयर आर टू रोज गिवन एंड फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो, वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? अगर स्टेप नंबर 1 क्या है? इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड प्राइम नंबर, मतलब क्या है? अगर इवन नंबर है कोई, तो उसके आगे अगर कोई प्राइम नंबर आता है, बेसिकली ऑड प्राइम का मतलब क्या है? 2 को हटाकर, क्योंकि एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, वो 2 होता है और कोई नहीं होता। ठीक है, तो प्राइम आता है तो होगा क्या उस केस में? दोनों नंबरों का एडिशन हो जाएगा। अगर ऑड नंबर के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, मतलब एक्स स्क्वायर, बेसिकली बोल सकते क्या? परफेक्ट स्क्वायर आने का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर, कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? द रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर एंड ऑड नंबर, इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा। थर्ड क्या है? इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, इफ ऑड इज फॉलोड बाय अनदर ऑड, okay, perfect square नहीं होना चाहिए, then the result will be the addition of both the numbers. Fourth क्या है? if an even number is followed by an odd prime number, now see, if an even number is followed by an odd number, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? प्राइम नहीं होना चाहिए। okay, then the resultant will be the difference of the difference हो जाएगा। फिफ्थ क्या है? if an odd number is followed by an even number, then the resultant comes by multiplying both। ठीक है, तो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? 6 5 दे रखा है, तो 6 क्या है आपका? 6 आपका इवन नंबर है। इवन नंबर के बाद क्या आ रहा है? इवन नंबर के बाद आ रहा है आपका एक, दो कंडीशन इवन नंबर की है, तो इवन के बाद ऑड आना चाहिए, नॉन प्राइम, बट ये आपके इवन के बाद ऑड आ रहा है जो कि प्राइम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एडिशन हो जाएगा 11। 11 आने के बाद 11 अब कैसा नंबर है? 11 एक ऑड नंबर है, उसके बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ऑड के बाद क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन नहीं बन सकती। ऑड के बाद क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, तो दोनों नंबरों का क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। तो जो ऊपर वाले ब्लॉक से आपको रिजल्टेंट मिल रहा है वो 22 मिल रहा है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। अब नीचे क्या है आपके पास? 11। 11 क्या है आपका? ऑड नंबर। ऑड नंबर के बाद आपको क्या मिल रहा है? ऑड नंबर के बाद आपको देखो मिल रहा है क्या? परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, नहीं मिल रहा? यस सर। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 7। 7। 7 आ गया। अब 7 क्या है? 7 एक आपका खुद एक ऑड नंबर है, तो उसके बाद odd number वापस से एक ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड के बाद अगर ऑड आ रहा है तो दोनों का क्या होगा? addition एडिशन हो जाएगा। सम तो 7 10। प्लस 3 10। अब यहाँ पर क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ द टू रूट्स, तो दोनों का 32 सम क्या हो जाएगा? 32। ओके। समझ आया सभी लोगों को? उमंग, नन ऑफ दीज आ रहा है अभी? नहीं सर, आ गया वो, मैंने 11 4 2 लिख लिया था और वो सोल्व कर रही थी। कोई बात नहीं। सबको क्लियर है? यस सर। प्रियंका, इंदु, और करिए ना, इजी हो जाएगा ना। मतलब और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, एक्सप्लेन अभी और क्या कर रहा था अभी? मैंने नहीं देखा था। देखा नहीं था? कहाँ चले गए थे? पानी भरने। डायरेक्शन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो पहले तो। ठीक है, तब तो बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। डायरेक्शन पढ़ो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है। If an even number is number यहाँ आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ना।
मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो आप लोग अब, है ना? आप लोगों के भी मेरे हिसाब से 6 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? तो स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट वगैरह देना, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपका 10 से 15 मार्क्स तक का तो कवर हो जाएगा। बाकी हम लोग कल स्टार्ट कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, तो फिर और चीजें आपकी धीरे धीरे कवर होने लगेंगी। हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए आपके बैच में? सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? तो दे स्टार्ट करो देना 5 मार्क्स का, तो आपका यहाँ से कवर होना स्टार्ट हो जाएगा, 10 मार्क्स का सॉरी, क्योंकि सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और ये आपका कोडिंग इनइक्वालिटी, ये कोडिंग डिकोडिंग 12 मार्क्स का रहता है बैंकिंग में, और 10 मार्क्स से 12 मार्क्स का एसएससी में भी रहता है। मतलब ये सेम वेटेज रहेगा, मतलब 12 मार्क्स का आपका एसएससी में रहेगा और 12 मार्क्स तक का ही आपका ये इसमें रहेगा। बैंक वालों के लिए प्री के लिए, बैंक वालों के प्री के लिए 3 टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब वही बताया आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बैंक वालों के लिए बता रहा हूँ, पजल और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये आपके प्री के लिए सिर्फ इतना रिमेनिंग है, और ये आपका वेटेज रखता है आपका 20 से 23 मार्क्स तक का। हाँ, और एक टॉपिक और है आपका इसमें, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ये 4 टॉपिक्स आपके प्री के लिए और रिमेनिंग है, फिर आपका 30 मार्क्स का प्री पूरा कवर हो जाएगा, फिर जो बचेगा आपका वो मेंस का बचेगा। बाकी एसएससी वालों का ये जो यहाँ से हम लोग कवर कर रहे हैं उतना, और बाकी आपका एसएससी का जो बैच चलता है दोपहर में वहां से, और जो भी आपके थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं वो आपके स्टडी होंगे, और जो कॉमन टॉपिक्स है वो यहाँ से कवर होते चले जाएंगे। सर 9 है क्या इसका? शायद से देखते हैं, ठीक है? वापस सेम चीज करनी है। अभी क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 रोज इज 44, मतलब दोनों का रिजल्टेंट को ऐड करने के बाद 44 आना चाहिए। तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करो, ऊपर वाले का निकाल लो। तो 14 के बाद 7, इसका मतलब क्या? इवन के बाद क्या आ रहा है बेटा? इवन के बाद क्या आ रहा है? इवन के बाद आ रहा है आपका ऑड प्राइम नंबर। ऑड क्या होगा? एडिशन हो जाएगा दोनों का, तो 14 + 7 क्या हो जाएगा? 21। 21 के बाद आप देखोगे यहाँ पर 21 आप में खुद क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ऑड के बाद आ क्या रहा है? प्राइम नंबर। तो ऑड के बाद देखेंगे क्या आ रहा है? इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा? ये वाली कंडीशन लग जाएगी, एडिशन यस सर, हो जाएगा 21 + 5 26 पहले रो का आ रहा है वो क्या आ रहा है? 26 आ रहा है। 26 तो ये क्लियर हुआ कि मुझे सेकंड वाले रो में क्या चाहिए? सेकंड वाले रो में मुझे चाहिए 18, करेक्ट? इन तीनों का जो भी ऑपरेशन होने के बाद मुझे 18 चाहिए। 18 कैसे आएगा? तो वो देखो, पहली चीज तो 12 आपका एक इवन नंबर है, तो इसके साथ 2 कंडीशन हो सकती है, या तो पहली कंडीशन हो सकती है या तो फोर्थ कंडीशन हो सकती है। अगर इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड प्राइम नंबर, ठीक है? अगर यहाँ पर एक ऑड प्राइम नंबर आता है तो देखो यहाँ पर आपको ये चीज पुट करके देखनी पड़ेगी। ऑड प्राइम नंबर आपके यहाँ पर कौन कौन से हैं ऑप्शन में? ऑड प्राइम नंबर कौन से हैं? एक तो आपका 5 है 3 और 3 है, ठीक है? दूसरी कंडीशन देखो, 12 के बाद क्या पुट कर सकते हो? इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नॉन प्राइम नंबर, तो उस केस में क्या आ सकता है आपका? प्राइम भी होना चाहिए बट ऑड होना चाहिए, तो उस केस में क्या आ सकता है आपका? 9, करेक्ट? तो 2 तो आपका एलिमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सॉरी 2 तो एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इवन के बाद आपका यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं बन रही, ऐसी तो दी नहीं है आपको कहीं भी, तो 2 तो नहीं होगा। आप चेक कर लो 3 और 5 और 5 और 3 और 9 के लिए। तो अगर ये कंडीशन है, मतलब 12 के बाद अगर 9 आता है, इसका मतलब क्या है? इवन के बाद एक ऑड नंबर आ रहा है जो कि प्राइम नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? द डिफरेंस, देन द रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ द ऑड नंबर्स एंड द इवन नंबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। अब 3 के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये जो ऑड नंबर है ये फॉलो किसे कर रहा है? इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, नहीं। इफ एन ऑड नंबर फॉलोड, नहीं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, द रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी मल्टीप्लाइंग द नंबर। तो 3 × 6 18 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो 26 + 18 हो जाएगा आपका 44, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। समझ में आया कैसे आया आंसर? ऑप्शन नंबर बी को पुट करने के बाद अगर हो सकता है कोई 3 और 5 चेक करे तो यहाँ से आंसर नहीं आएगा, आपको 9 से ही आंसर मिलेगा। बताओ, समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 का सिलेबस पहले ही हम लोग कंप्लीट कर चुके थे काफी पहले इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। मुझे ये बताओ टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ सब लोगों को?
सर। कोई डाउट किसी को, कोई भी तरह की परेशानी इस टॉपिक में? कल से हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। बेसिकली अगर मैं बात करूं अगर बैंकिंग वालों की, तो बैंकिंग वालों को सिटिंग अरेंजमेंट और पजल तो ऐसे पढ़ना है, क्योंकि अगर सिटिंग अरेंजमेंट और बाकी पूरी रीजनिंग अगर आप छोड़ दो, बैंकिंग वालों से बात कर रहा हूं, अगर आप बाकी पूरी रीजनिंग छोड़ दो, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल करो, तो आपका प्री भी निकल जाएगा, आपका मेंस भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल छोड़ दोगे तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करोगे फिर बैंकिंग में। ठीक है, मैं ये बात बहुत बार बता चुका हूं, बैंकिंग वालों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट पजल और डीआई। ठीक है, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डीआई मैथ्स का जो टॉपिक है उसमें किस चीज का बेसिक लगता है। इसमें जो बेसिक लगता है बेटा वो आपका लगता है परसेंटेज का, इसमें आपका बेसिक लगता है रेशियो का, इसमें आपका बेसिक लगता है एवरेज का। और ये तो छोड़ो, आपको जो डीआई आ रही है मेंस में वो किस पे आती है? प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड आती है। तो डीआई आती है आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। बहुत इंटरेस्टिंगली वो डीआई आपकी आती है टाइम एंड वर्क पे, और डीआई आपकी आती है सीआईएसआई पे। तो कुल मिलाकर अब आपको पूरा अरिथमेटिक अच्छे से करना पड़ रहा है। अगर आप अरिथमेटिक अच्छे से कर लोगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपका डीआई ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है। बाकी एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, वो आपको मालूम पड़ जाएगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी तरह के एक अरेंजमेंट में, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे लीनियर हो, आपको लोगों को बिठाना है। पजल का मतलब होता है आपको अलग अलग बेस डाटा दे सकते हैं, वहां पर आपको ब्लड रिलेशनशिप डाटा दे सकते हैं आपको। अब बेसिकली ये कोई डेफिनेशन नहीं है, पजल में आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पजल एक अलग चीज होती है, पजल एक पहेली होती है तो सुलझाना होता है। वो पहेली कैसी भी हो सकती है, फ्लोर बेस्ड पजल होते हैं आपके, ये सब आप पढ़ेंगे तब आप देखोगे। फ्लोर बेस्ड पजल होता है, उसमें जो आता है क्लासिफिकेशन टाइप पजल होते हैं आपके, शेड्यूलिंग बेस्ड पजल होते हैं आपके, मिसलेनियस होते हैं उसमें आपके, जिसमें आपका ब्लड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी आता है, आपका ऑर्डर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है, तो पजल हम करेंगे कब? पजल करेंगे सबसे लास्ट में, पहले करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग के बाद बाकी हमारा क्या रिमेनिंग था, अभी मैंने बताया था आपको। ऑर्डर रैंकिंग के बाद अभी मैंने कुछ 4 टॉपिक बोले थे ना आपको, हाँ, उसके बाद करेंगे एक तो आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वो करेंगे, और उसके बाद लास्ट में करेंगे पजल। और पजल जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद करेंगे आपका मेंस का टॉपिक मशीन इनपुट आउटपुट। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, बाकी अभी आपको इस सैटरडे से जो है रेगुलर क्लासेस लेनी है मेंस के लिए, आपके जो टॉपिक्स मेंस की है वो वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और एसएससी वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है कि अभी तक जितना भी कोर्स हमने पढ़ा है, सिलॉक्स हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, और आपका एक और टॉपिक क्या था जो हमने खत्म किया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये दोनों टॉपिक कॉमन है। उसके बाद एक ऑर्डर और रैंकिंग टॉपिक भी आपको करना है एसएससी वालों को। पजल आपको पढ़ना नहीं है, एसएससी वाले स्टूडेंट्स को पजल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता आपका। आप लोग बस क्या करना, जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये बोलूंगा कि सिटिंग अरेंजमेंट की आपको पूरी सारी क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग की 2 क्लासेस देख लेना, वो भी आपको देखनी हो देखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट आपके में बहुत रेयरली पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा आता भी है, तो बहुत सिंपल और बहुत रेयर। ठीक है, तो क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 क्लास देख लेना, उसके बाद छोड़ देना। ठीक है, तो एसएससी बैंक वालों का ये कॉमन पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बाकी का जो आपका 2 से 3 में चलता है एसएससी एस्पिरेंट का, वहां से कवर करना, और सैटरडे को एसएससी वालों को कौन से टॉपिक की क्लास करनी है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, डिसीजन मेकिंग की थी ना सर, वो तो लास्ट सैटरडे। डिसीजन मेकिंग एसएससी वालों के लिए नहीं है, वो मैंने सिर्फ पहली मैम को बोल दिया था, प्योरली बैंकिंग क्लास है वो। पजल लास्ट है सर मेंस के लिए। बेटा राधिका, पजल तो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो आता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो चाहे आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सॉरी ये आपका मेंस हो। ठीक है,
मतलब वो प्री में भी आ जाते हैं और मेंस में भी आ जाते हैं, मतलब पजल्स एंड जी 60 में से 35 मार्क्स का सेटिंग अरेंजमेंट पजल आता है मेंस में, 35 से 40 मार्क्स का। प्री में 35 में से 20 से 25 मार्क्स का। ऐसे ही नहीं बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग के लिए। इस सैटरडे को डिसीजन मेकिंग की क्लास ही लगेगी रवनीत, ठीक है। वहां पर मैंने क्लास पीपीटी में सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था, अभी रिमेनिंग और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग टॉपिक कंप्लीट होगा, लेकिन वो सिर्फ बैंकिंग वालों की बेटा, एसएससी वालों की नहीं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी और को? ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चलो फिर बाय बाय कर लें आज के लिए। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो, मजे करो। पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी बेटा रवनीत, क्लास की भी और वर्कशीट दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। कर लेना प्रैक्टिस क्वेश्चंस की।